Everyone, welcome to EduTab. So in today's 50 days 50 mark series, we are going to discuss the topic contract of agency. So जो contract of agency है, it has been defined under the Indian Contract Act 1872. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली एक पर्सन को एजेंट बोला जाता है अगर उसे दूसरा पर्सन अपने पास एम्प्लॉय करता है कि तुमने मुझे रिप्रेजेंट करना है वाइल डीलिंग विद द थर्ड पार्टीज। तो अगर ए ने बी को अपना एजेंट बनाया, ए प्रिंसिपल है, बी उसका एजेंट है, तो ए बी को बोलेगा कि तुम मेरे एजेंट हो, तुम थर्ड पार्टी डीलिंग्स में मुझे रिप्रेजेंट करोगे, मेरे बिहाफ पे एक्ट करोगे। ठीक है। सो जिसके बिहाफ पे एक्ट किया जाता है वो प्रिंसिपल है और जो एक्ट कर रहा है वो एजेंट है। ओके। सो कोई भी पर्सन जो है वो एजेंट बन सकता है रिगार्डलेस ऑफ एज एंड साउंडनेस ऑफ माइंड। तो इवन अगर एक माइनर या अनसाउंड पर्सन एजेंट बन जाता है तो वहां पे इशू ये होता है कि जो माइनर है एंड जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है दे विल नॉट बी हेल्ड लायबल। ठीक है। अगर वो कुछ गड़बड़ भी होती है तो आप माइनर और अनसाउंड माइंड के पर्सन पे कोई भी आप केस नहीं कर सकते हो, आप उन्हें लाइबल नहीं ठहरा सकते हो। ठीक है। जो मेजोरिटी एज के होते हैं और जो साउंड माइंड के होते हैं उन्हें ही आप लाइबल ठहरा सकते हो। इट्स बेटर कि जो साउंड माइंड के हैं, जो मेजोरिटी एज अटेन कर चुके हैं, उन्हें ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंट बनाया जाए। ठीक है। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होती है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस में हम एक्सप्रेसली एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि ठीक है अब से मैं प्रिंसिपल हूँ, तुम एजेंट हो। इम्प्लाइड होता है कि उनके हाव भाव से, उनके एक्ट से आपको लगता है कि एजेंट होगा। मान लो एक शॉप पे एक शॉपकीपर रहते हैं, ओनर, और एक लड़का उनके वहां पे काम करता है। ठीक है। एक दिन शॉपकीपर एब्सेंट है, वो लड़का ही दुकान पे है, तो ऑब्वियसली आप मानोगे ये उस शॉपकीपर को रिप्रेजेंट करते हुए दुकान पे काम कर रहा है, ये उनका एजेंट ही होगा। तो इम्प्लाइड भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। और जो एजेंट होता है उसे वही काम करना है, उसी अकॉर्डिंगली करना है जो उसे डायरेक्शंस दी गई हैं प्रिंसिपल के द्वारा। बट इफ देयर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन तो एजेंट को वैसे ही एक्ट करना है जैसे वो अपने लिए एक्ट करता। मान लो कि मैंने एक पर्सन को अपना एजेंट बनाया और मैंने बोला कि ऐसा करो, ये जो गुड्स है ना, ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऐसा कोई कंसाइनमेंट है, ये तुमने मुंबई में डिलीवर करना है। अब वो एजेंट मुंबई के लिए निकलता है लेकिन रास्ते में अहमदाबाद में उसको रुकना पड़ता है क्योंकि फ्लडिंग आ जाती है और सारे चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रुक चुके हैं। उसे पता है कि अगर एक दो दिन में ये सामान नहीं बिका तो ये सामान खराब हो जाएगा। तो वो क्या करता है, इमरजेंसी सिचुएशन में अहमदाबाद में ही उसे सेल कर देता है कहीं। तो प्रिंसिपल को इस बात पे अग्री करना पड़ेगा कि ठीक है इमरजेंसी सिचुएशन है, इसने वही किया जो बेस्ट था उस टाइम पे लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है। और जो भी एजेंट को काम दिया जाता है वो एजेंट को ही करना है। प्रिंसिपल ने जो काम दिया एजेंट करेगा। एजेंट किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता है वो काम, किसी और को आगे काम नहीं दे सकता है। हाँ, अगर बिजनेस का रिक्वायरमेंट है तो एजेंट किसी सब एजेंट को हायर कर लेगा और वो सब एजेंट एजेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। जो भी सब एजेंट काम करेगा ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू दी एजेंट। हाँ, ऐसा सिचुएशन जरूर हो सकता है कि अगर ये सब एजेंट कोई फ्रॉड का काम करता है तब फिर सब एजेंट विल बी डायरेक्टली लायबल टू द प्रिंसिपल, अदरवाइज वो एजेंट को ही लायबल होता है। अगर कभी भी एजेंट अपनी अथॉरिटी एक्सीड करते हुए कुछ भी काम करता है तो प्रिंसिपल की मर्जी है कि वो उस एक्ट को एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ठीक है। अगर मैंने एक अपने एजेंट को काम दिया कि ये यहाँ से 50,000 का सामान क्रेडिट पे खरीद लो, मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा, वो 60,000 का सामान लेके आ गया। अब मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो सिर्फ 50 की पेमेंट करूंगी और एजेंट को बोलूंगी 10,000 तुम एक्स्ट्रा लेके आयो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। दूसरी सिचुएशन में हो सकता है कि मैंने 60,000 ही पे कर दिए कि ठीक है अब ले आए 60 का, तो मैंने उसने जो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैंने 60 की पेमेंट कर दी। ओके। उसके बाद एक टाइप का एजेंट होता है डेल क्रेडर एजेंट। देखो अब ये सेलर है, ये प्रिंसिपल है, और एजेंट है ब्रोकर की तरह काम करता है, ये सेलर का सामान सेल करवाने में हेल्प करता है। एजेंट जो है कमीशन पे सामान सेल करवाता है प्रिंसिपल का। अब डेल क्रेडर एजेंट क्या कहेगा, एजेंट बोलेगा कि देखो सर मैं आपका सामान क्रेडिट पे सेल करवा दूंगा, उधार पे सेल करवा दूंगा, और वो पैसे आने की जिम्मेदारी मेरी, कि जो भी क्रेडिट पे मैं सामान बेचूंगा उसका पैसा आपको जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसमें एजेंट रिस्क ले रहा है कि अगर सामने से पेमेंट नहीं आती जो क्रेडिट पे सेल्स की गई उसकी, तो जिम्मेदारी एजेंट के सिर पे आएगी, वो प्रिंसिपल के लॉस की भरपाई करेगा। ठीक है। तो ऐसी जो एजेंसी क्रिएट होती है इसे डेल क्रेडर एजेंट बोलते हैं। इस एजेंट को डेल क्रेडर एजेंट बोलते हैं क्योंकि वो क्रेडिट की गारंटी ले रहा है कि मैं बायर को क्रेडिट पे सामान बेच रहा हूँ सर आपकी तरफ से, और मैं गारंटी लेता हूँ कि पेमेंट आएगा।
तो डेल क्रेडिटर एजेंट जो होते हैं वो नॉर्मल एजेंट से ज्यादा थोड़ा सा कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है उसे टर्मिनेट किया कैसे जा सकता है? एक तो बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज है कि अग्रीमेंट जितने टाइम का था, अग्रीमेंट खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, तो चलो ठीक है। ठीक है, अग्रीमेंट ही हमने 2 साल का किया था, 2 इयर्स का हमारा अग्रीमेंट था, तो टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो एजेंसी का अग्रीमेंट खत्म हो गया। प्रिंसिपल खत्म कर दे या एजेंट खत्म कर दे कि ठीक है अब से मैं आपका प्रिंसिपल नहीं हूँ, ठीक अब मैं, और ये बोल दे मैं आपका एजेंट नहीं हूँ, क्योंकि पार्टीज खुद से भी टर्मिनेट कर सकती है। एक होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बिजनेस खत्म हो गया, ठीक है, जो बिजनेस करना था वो हो गया टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। प्रिंसिपल अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, एजेंट के इंसॉल्वेंट होने से फर्क नहीं पड़ता, अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, एजेंट या प्रिंसिपल में से किसी की डेथ हो जाए या कोई इंसेन डिक्लेयर हो जाए और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो जाए, जैसे जो बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी किया गया था वो बिजनेस ही अनलॉफुल हो जाए, कि मैंने अपने एजेंट को बोला कि तुमने ये लैंड सेल करवाना है, उधर से गवर्नमेंट ये जारी कर दे नोटिफिकेशन कि इस एरिया में लैंड की सेलिंग नहीं हो सकती, अब ये प्रिजर्व्ड एरिया है, तो ये अनलॉफुल हो गया ना वहां पे लैंड सेल करना, तो ऑब्वियसली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी था वो खत्म। फिर है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हुआ था वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्ट हो गया। मैंने एजेंट को बोला था मेरा घर सेल करवा दो, ठीक है, ये बिल्डिंग सेल करवा दो, बिल्डिंग अर्थक्वेक में खराब होगी, फ्लड में सारी बहेगी, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्ट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिंसिपल की एजेंट को इंडेमनिफाई करने की। अब एजेंट जो भी कर रहा है प्रिंसिपल की तरफ से कर रहा है, तो अगर उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसको बेयर करना प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजेंट को अगर कोई दिक्कत होती है उसको इंडेमनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की होती है, क्योंकि वो जो भी कर रहा है प्रिंसिपल के लिए कर रहा है। ठीक है, अगर एजेंट कुछ भी काम करता है अपनी अथॉरिटी में रहते हुए जिसके कारण किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हो जाता है, ठीक है, एजेंट तो गुड फेथ में अपने काम कर रहा है, लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी को नुकसान होता है प्रिंसिपल इज लाइबल टू इंडेमनिफाई द एजेंट, प्रिंसिपल नुकसान की भरपाई करेगा। फिर आता है फ्रॉड बाय एजेंट, अगर एजेंट अपनी विद इन द स्कोप ऑफ इस अथॉरिटी में रह के जितनी उसको अथॉरिटी दी गई है उसी अथॉरिटी के स्कोप में रहते हुए कोई फ्रॉड करता है, तो यहां पे भी प्रिंसिपल ही लायबल रहेगा फॉर द एजेंट, क्योंकि एजेंट ने तो अपने स्कोप ऑफ अथॉरिटी में रह के ही फ्रॉड किया है, चाहे उस फ्रॉड से प्रिंसिपल को फायदा हुआ चाहे एजेंट को फायदा हुआ, लेकिन एजेंट ने अपने स्कोप में अथॉरिटी के स्कोप में रह के काम किया है, तो फिर यहाँ पे प्रिंसिपल ही लायबल रहेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, मास्टर कोर्स है, सुपर क्रैश कोर्स अवेलेबल है, बहुत लिमिटेड टाइम में आपका जो जैप का सिलेबस है खत्म हो जाएगा। सो इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग दैट यू कैन स्टिल प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, और हमारे जो भी पीडीएफ्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी? कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, तो ऐसा नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। अथॉरिटी ऑफ द एजेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये बिल्कुल सही है। एजेंट कैन नॉट अपॉइंट अनदर पर्सन टू परफॉर्म एक्ट्स विच ही हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली, तो एजेंट का जो काम है एजेंट को ही करना है, उसको किसी और आगे डेलीकेट नहीं करना है, तो सेकेंड एंड थर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है अ डैश इज द टाइप ऑफ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप वेर इन द एजेंट एक्ट्स नॉट ओनली एज अ सेल्स पर्सन और ब्रोकर फॉर द प्रिंसिपल बट ऑल्सो एक्ट्स एज अ गारंटर ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड टू द बायर। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में क्रेडिट की गारंटी भी आपका एजेंट ले रहा है, तो ऐसी एजेंसी होती है डेल क्रेडिटर एजेंसी, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? In the absence of a special contract, payment for the performance of any act is not due to the agent by the principal until the completion of such act. देखो, ये बोल रहा है कि अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर जो एक्ट है उसके लिए जो पेमेंट होगी, वो एक्ट कंप्लीट करने के बाद होगी, तो एजेंट अपना काम कंप्लीट कर लेगा तभी उसे पेमेंट मिलेगी, तो ठीक है। द एजेंट विल बी एंटाइटल्ड टू नो रेम्युनरेशन इवन इफ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस इज नॉट कंडक्टेड प्रॉपरली, तो ऐसा नहीं है, अगर मैंने अपने एजेंट को 4 काम करने के लिए बोला
उसने 4 काम सही नहीं किए, 3 काम सही किए, 1 काम गलत कर दिया। तो 3 का तो उसको पेमेंट दूँगी ना, जितना काम सही किया है प्रोपोर्शनेटली उतना रेम्युनरेशन तो उसका बनता है ना। ये बोल रहे हैं नो रेम्युनरेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एजेंट हैज़ अ राइट टू लिएन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल अगर एजेंट को उसकी रेम्युनरेशन नहीं पे करता, तो फिर एजेंट के पास ये पावर होती है कि वो राइट टू लिएन एक्सरसाइज करे कि प्रिंसिपल का सामान अपने पास तब तक वो रखेगा जब तक प्रिंसिपल उसे पेमेंट नहीं कर देगा। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनिफाई द एजेंट अगेंस्ट द consequences of all lawful acts done by the agent in exercise of authority conferred upon him। तो ये बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एजेंट को इंडेमनिफाई करना। तो बी यहाँ पे इनकरेक्ट था कि कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलेगी, तो वो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द यूजुअल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज बाय द वे ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, इंडेमनिटी बॉन्ड, गारंटी बॉन्ड, नन ऑफ द अबव। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है वो ज्यादातर पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू क्रिएट होता है। जो प्रिंसिपल है वो एजेंट को पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू पावर देता है उसके बिहाफ पे एक्ट करने के लिए। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो छोटे मोटे पॉइंट्स हमारे मिस हो गए थे वो भी हमने फिर एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस कर लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।